गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बाकी कंटिन्यूड पार्ट है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का वो या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो करते हैं। पिछली बार मैंने आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन ये टर्म्स को एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टम जो है, एपिकल मेरिस्टम, इन सब पे चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। अब हम कहते हैं, मैंने अगली क्लास में बताऊँगी हार्मोन्स क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। जनरली फाइटो हार्मोन्स, बाकी हार्मोन्स जो है टर्म यूज़ करते हैं एनिमल सेल्स के लिए, जिसमें क्या करते हैं हम ये कहते हैं हार्मोन्स आर द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब डक्ट्स वाले ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं हार्मोन्स, तो उनको आप कहते हैं ये हार्मोन्स। हार्मोन टर्म जो थी वो स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस, एज स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं। स्टार्लिंग ने दी थी ये टर्म, लेकिन फर्दर जो है फाइटो हार्मोन्स हमने या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने उनको कहा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, जो बेसिकली फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो किसी न किसी तरीके से ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं सिर्फ, ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन्स इसलिए कहना ठीक नहीं है क्योंकि कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, इंस्टेड कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स भी हैं, जैसे इमरजेंसी हार्मोन एब्सिसिक एसिड, दैट इज़ द एब्सिशन हार्मोन भी कहते हैं उसे आप। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं से ग्रोथ को जो है इनहिबिट कर रहा है इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग द ग्रोथ। तो इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली कहना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। द प्रॉपर एप्लीकेशन इज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स टर्म जो है वो थ्रियामीन ने दी थी। द थ्रियामीन इज जो है, थ्रियामीन हम ये कहते हैं THIA, थियामिन, MANN, थियामिन ने दी थी एक्चुअली ये टर्म फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स में हम दो तरीके के हार्मोन्स देखते हैं। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, टू लेवल ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन आर दैट प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़। प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि हम ये कहते हैं कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरलिन, दे आर कॉल्ड एज द ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ वाले, जिसे आप या फिर कहते हैं डोमेंसी, एब्सिशन वगैरह कर सकता है। ये हार्मोन होता है हमें एब्सिसिक एसिड। और तीसरा हार्मोन एक्चुअली में ना तो वो एब्सिशन में आता है ना वो प्रमोटर्स में आता है, तो इसीलिए हम उसे एक सेपरेट ग्रुप में कह देते हैं, दैट इज़ अ गैसियस हार्मोन इथाइलिन, जिसकी जो फिट नहीं होता आइदर ऑफ द ग्रुप में। ना वो एक इनहिबिटर, क्योंकि उसकी सम एक्टिविटीज़ लाइक इनहिबिटर है, अदर एक्टिविटीज़ लाइक अ प्रमोटर है। तो इसीलिए जैसे फ्रूट के जो है राइपनिंग इंडेक्स को बढ़ाता है, तो इसीलिए जो है हम उसे ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन ये एब्सिशन को प्रमोट करता है, ये डोमेंसी को प्रमोट करता है, तो इसीलिए हम ग्रोथ वो जो है इनहिबिटर भी कह सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं ना ही ये ग्रोथ रेगुलेटर है ना ही ग्रोथ प्रमोटर है। दैट इज़ अ इंटरमीडिएट ग्रुप बिटवीन ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो इसीलिए हम इन्हें तीन ग्रुप्स में बांटते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स की। ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम फर्स्टली बात करते हैं ऑक्सिन्स की। अब ऑक्सिन का जो हम ऑक्सिन को बायोलॉजिकली डिस्कवर किया था मींस फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इसने टिप ऑफ, एक्चुअली में ये ज़्यादा शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स को इलोंगेट करता है, तो ज़्यादा अमाउंट में जो है ये शूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है और कम अमाउंट में ये रूट एपिकल मेरिस्टम सेल में। ज़्यादा शूट एपिकल मेरिस्टम में, कम रूट। एक्चुअली में क्या करा था इसमें, इसका बायो एसिड टेस्ट किया गया था, यानी बायोलॉजिकल इसकी एक्टिविटी का टेस्ट करा गया था। बायोलॉजिकल टेस्ट जो था इसे आप कहते हैं द बायोलॉजिकल टेस्ट, अवीना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं इसे, याद रखना, अवीना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। अवीना कर्वेचर टेस्ट में हमने क्या करा था, हमने जो इसमें लिखा हुआ है दैट कैनरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल बेसिकली इज द शूट टिप, कॉलियोराइजा इट इज़ द रूट टिप। याद होगा आपको, कॉलियोप्टाइल होता है जो अनडेवलप्ड जो रूट है उसकी कवरिंग होती है, तो उसे अनडेवलप्ड शूट की कवरिंग होती है, उसे आप कॉलियोप्टाइल कहते हैं, और अनडेवलप्ड रूट की कवरिंग को कॉलियोराइजा। तो बेसिकली जो है हमने कैनरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल के साथ हमने ये डार्विन ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जिसे हम अवीना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में क्या करा था, उसने बोला कि जब आप इस
केविना कवेचर टेस्ट में बेसिकली आपने क्या करा, एक प्लांट ले लिया, एक पार्ट ले लिया शूट एपिकल मेरिस्टम का, और उस एपिकल मेरिस्टम के पार्ट पे आपने यूनिलेटरल मतलब एक तरफा लाइट फेंकी। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि उस यूनिलेटरल लाइट से फोटोट्रॉफिज्म कैसे एग्जिबिट हुआ। उस यूनिलेटरल लाइट से फोटोट्रॉफिज्म इस तरीके से एग्जिबिट हुआ कि हमने कहा कि जैसे ही हमने उसके ऊपर लाइट फेंकी तो जो लाइट के सामने वाले जो सेल्स थे उसके अंदर जो केमिकल था, लाइट में सारी तरफ इक्वली केमिकल डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिस केमिकल का नाम फर्दर हमने ऑक्सिन रखा था। पहले हमने ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस रखा था उसका नाम। इस ऑक्सिन नाम को जेन्सन ने रखा था। एक्चुअली में आपको ये बीच में बता रही हूँ आपको फैक्ट, जेन्सन ने इसका नाम ऑक्सिन रखा था। जेन्सन ने ये कहा था कि ये ऑक्सिन है। ये सब्सटेंस इक्वली यानी कि 50% इस साइड पर और 50% इस साइड पर, दोनों साइड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये 50-50%, बिकॉज बोथ द एंड्स आर प्रमोटेड, ताकि शूट की एलोंगेशन हो। बेसिकली ये एलोंगेशन करता है, तो शूट की एलोंगेशन होगी तो दोनों साइड इक्वली सब्सटेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जैसे ही हमने यूनिलेटरल लाइट फेंकी इसके ऊपर, यूनिलेटरल लाइट से हमने देखा कि इसमें से इस 50% में से ड्यू टू द एक्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी में ऑक्सीजन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हमने ये कहा 20% ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। 20% ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 20% ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो करके, और उसके बाद ड्यू टू द इल्यूमिनेशन कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करने लग गए, यहाँ से लाइट से डार्क पार्ट में एंटर करने लग गए। तो हमने ये बोला 7% जो है वो लाइट से डार्क की तरफ चले गए, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा लो, या ड्यू टू जो है बचने रेजिस्टेंस ऑफ इल्यूमिनेटेड लाइट जो है वो आपके 50% के पास लौटने लग गए। तो हमें क्या करा, हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ 23% ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर इस साइड आपके पास 57% ऑक्सीजन हो गया। तो 57% ऑक्सीजन होने की वजह से, एक मिनट आप क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताती हूँ आपको क्लियरली। इस तरीके से है, जैसे हमने दोबारा से कहती हूँ, इसमें क्या हो गया, हमने बोला कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 57% बच गया क्योंकि 7% माइग्रेट कर गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 50 ऑलरेडी था, 57 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 23% हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 7% वहाँ माइग्रेट कर गया था, 20% डिटोरिएट कर गया था। वैसे 50-50% था, डिटोरिएट किस वजह से किया था, क्योंकि यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट की वजह से। अब क्या करेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर इस तरफ आप कहते हैं इस तरफ जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो आपको पता है ऑक्सीजन हेल्प्स इन द सेल डिफरेंशिएशन, मतलब डिवीजन और जो है एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो वो इस साइड के सेल्स को क्या करेगा, ज़्यादा डिवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले सेल्स कम जो डिवाइड होंगे। इस वाले सेल्स में ज़्यादा डिवीजन होगी तो ये इस तरीके से बढ़ेंगे, इस तरीके से आगे आना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से आगे आना शुरू हो जाएंगे तो दैट विल बी जो है डेविएटेड टूवर्ड्स द यूनिलेटरल लाइट। इसको आप कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म इसीलिए कहते हैं, जो है हम कहते हैं ऑक्सीजन विल प्रमोट फोटोट्रॉफिज्म। तो वो इस तरीके से होता है, क्योंकि एक्सेस ग्रोथ जो है वो डार्कर साइड पर होते हैं, इल्यूमिनेटेड साइड पर नहीं, डार्कर साइड पर एक्सेस ग्रोथ होती है, जबकि इल्यूमिनेटेड साइड पर जो है वो कम अमाउंट में होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है यहीं तक इनहिबिट हो जाती है, यहीं इसी हिस्से तक इनहिबिट हो जाएगी, जबकि इसकी ग्रोथ जो है इस तरीके से होना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से ग्रोथ होने की वजह से हमें क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगा कि जो है ये टूवर्ड्स द लाइट बेंड हो रहा है। तो ये बेसिक फिनोमिना होता है फोटोट्रॉफिज्म का। जब हम यूनिलेटरल लाइट की एमिशन करते हैं तो इसने बोला था कि देखो ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट, एक्चुअली ये क्या होता है, ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट नहीं होता, ये क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन लाइट में होता है, जिसकी वजह से इस तरफ हम ये कहते हैं इस तरफ जो है ऑक्सीजन का स्टेप जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो जो है हमें पता है सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन करता है टूवर्ड्स दिस साइड, डार्कर साइड पे, और इस तरीके से बेंडिंग होना शुरू हो जाती है, और ये जो है वो यूनिलेटरल लाइट के सामने बेंड हो जाता है, फोटोट्रॉफिज्म शो करता है।
दिस इज़ कॉल्ड एज द फोटोट्रॉफिज्म। ये अवीना कर्वेचर टेस्ट से हमने शो किया था, अवीना कर्वेचर टेस्ट से हमने शो किया था ये, और जिसकी वजह से बेंडिंग हुई थी। अब साइंटिस्ट की बात करते हैं तो पावर ऑफ मूवमेंट को शो करा था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन, उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने शो किया था। FC वेंट ने इसका अवीना से एक्सट्रैक्ट किया था, इसे अवीना कर्वेचर टेस्ट के थ्रू FC वेंट ने एक्सट्रैक्ट किया था टिप ऑफ ओट अवीना को कहते हैं, ओट सीडलिंग से एक्सट्रैक्ट किया था। ओट जो है वो अवीना कहते हैं, अवीना। और अवीना कर्वेचर टेस्ट का क्या मतलब होता है कि अवीना का जो शूट कोलियोप्टाइल रीजन है वो क्या करेगा, बेंड करेगा। तो इस चीज़ को आप कहते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट के थ्रू जो है FC वेंट ने इसे और जो है अलग किया था। और फिर उसके बाद जो है जेनसन ने इसे ऑक्सिन कहा, और फर्स्ट ऑक्सिन जो है वो कॉगल और स्मिथ, कॉगल एंड स्मिथ, कॉगल और स्मिथ ने इसे फर्स्ट ऑक्सिन को ऑक्सिन ए नाम दिया था। फर्स्ट जो है ऑक्सिन, उसे ऑक्सिन ए नाम दिया था कॉगल एंड स्मिथ ने, और इसे एक्सट्रैक्ट किया था ह्यूमन यूरिन से। अब यूँ कहते हैं कि ये तो एक प्लांट प्रोडक्ट है, तो ये ह्यूमन यूरिन में कैसे पाया जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स को ही तो खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिन प्लांट्स की हम शूट खाते हैं, शूट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं हम जिनकी, वो स्टेम क्या होगी, उसके पास ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, कुछ वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में यूज़ कर लेगा, कुछ उसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर हो जाएगा। तो वो ऑक्सीजन स्टोर जैसे ही हम खाएंगे वो हमारी यूरिन में, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास कोई डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, तो इसीलिए वो यूरिन के थ्रू उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ह्यूमन यूरिन से कॉग एंड स्मिथ ने ऑक्सिन ए नाम का सब्सटेंस एक्टिवेट या एक्सट्रैक्ट किया था, और उस ऑक्सिन ए को आप क्या कहते हो, ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड। उस ऑक्सिन को आप कहते हो ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड, ऑक्सिन ए, ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड, ये कहते हो आप ऑक्सिन ए को। ऑक्सिन ए का जो है बायोलॉजिकल नेम जो है वो ये है ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड, और उसका फॉर्मूला है C18H22O5। याद रखना, C18H22O5। फिर उसके बाद जो है वो थोड़े दिन बाद जो है वो कॉर्म जर्म ऑयल से, ये आपने लिख लिया है। फिर आपका होता है कॉर्म जर्म ऑयल से, कॉर्म मक्का के जर्मिनल सीड से या जर्मिनल सीड की ऑयल एक्सट्रैक्शन करके हमने क्या निकाला, ऑक्सिन बी निकाला। ऑक्सिन बी का फॉर्मूला है वही C18H22 की जगह H30 और O5, यही इसका फॉर्मूला है H30O5। और इसके अंदर हमने इसको आप कहते हो ऑक्सिनोलॉनिक एसिड, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इसमें होता है ऑक्सिनोलॉनिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है आपका C18H30O5। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ऑक्सिन बी एक्सट्रैक्ट किया था, याद रखना, कॉर्म जर्म ऑयल से, और ऑक्सिन ए एक्सट्रैक्ट किया था ह्यूमन यूरिन से, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट, कॉग एंड स्मिथ ने किया था। अब हमने बोला कि कुछ दे आर सम नेचुरल ऑक्सिन्स, हम अब ऑक्सिन्स के बारे में ही बात करते हैं सिंपली। पहले डिस्कवरी बता दी मैंने, अब ऑक्सिन्स के बारे में बात करते हैं। हम ऑक्सिन्स की बात करेंगे डिस्कवरी के बाद। तो ऑक्सिन्स जो हैं वो देखो, फर्स्ट ऑक्सिन जो NCERT ने भी मेंशन कर रखा है इस चीज़ को, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुआ था, ठीक है ना। ऑक्सिन वैसे नॉर्मल टर्म में हम जो है वो IAA, इंडोल एसिटिक एसिड को कहते हैं, ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड को कहते हैं, दैट इज़ अ हेटेरो ऑक्सिन। हेटेरो ऑक्सिन का मतलब ये, जनरली ऑक्सिन में CHO टर्म्स पाए जाते हैं, बट इसके अंदर नाइट्रोजिनस टर्म्स जो है पाए जाते हैं। ये बेस्ट ऑक्सिन है, और ये तकरीबन सारे प्लांट्स में पाया जाता है। नेचुरल ऑक्सिन है, बेस्ट ऑक्सिन है। नॉर्मल ऑक्सिन अगर बोलेंगे तो हम IAA को ही बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला है आपका C10H9O2 और N, नाइट्रोजिनस रिंग है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम कहेंगे C10H9O2N। ये एक हेटेरो ऑक्सिन है, बेस्ट नेचुरल ऑक्सिन एवर है,
तो ये होता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन एक वीकली एसिडिक सब्सटेंस है। अगर एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है तो आप इसे याद रखिए कि ऑक्सिन जो है, कुछ ऐसी टर्म्स जो है एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखी है, तो ये एक वीकली एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस है जिसके अंदर एक रिंग होती है जिसे आप कहते हैं डायोक्सिन, जिसके अंदर ये रिंग प्रेजेंट है, चाहे वो नेचुरल तरीके से मिलता है चाहे वो सिंथेटिक तरीके से मिलता है, जिसके अंदर ये डायोक्सिन रिंग है। एक्चुअली डायोक्सिन रिंग क्या होती है? एक अनसैचुरेटेड रिंग होती है, अनसैचुरेटेड रिंग होती है। और ये रिंग जो है जिसमें प्रेजेंट होता है वो रिंग जो होती है, वो रिंग डायोक्सिन रिंग जिसमें प्रेजेंट होती है वो एक ऑक्सिनिक सब्सटेंस है। तो इसे आप कहते हैं डायोक्सिन, एक वीकली एसिडिक सब्सटेंस है कंटेनिंग द डायोक्सिन अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था, आपको बताया था मैंने, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जूलियस वॉन सैक्स ने। डार्विन ने इसे अवीना कर्वेचर टेस्ट से सजोरी जो है वो, या कैनरी ग्रास से, अवीना कर्वेचर टेस्ट से तो FC इवेंट ने इसे एक्सट्रैक्ट किया था। डार्विन ने इसे क्या करा था? कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास से इसे फोटोट्रॉफिज्म शो किया था इसका, यानी इसका पावर ऑफ मूवमेंट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट शो किया था। फिर उसके बाद जो है कैनरी ग्रास को आप क्या कहते हैं? कैनरी ग्रास को आप याद रखना फेलेरिस कैनरेसिस कहते हैं। फेलेरिस, ये कई बार जो है, और नहीं तो इसका ये नाम ही पूछ लेते हैं, फेलेरिस कैनरेसिस, कैनिरियंसिस या कहते हैं कैनिरियंसिस। फेलेरेसिस कैनिरियंसिस जो है इसका नाम है कैनरी ग्रास का। कैनरी से कैनरेंसिस आ जाएगा और फेलेरिस इसका जो जेनेरिक नेम है। तो इस तरीके से कैनरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल से फोटोट्रॉफिज्म शो करने वाले डार्विन थे। अब बात करते हैं, हमने बता दिया कि नेचुरल ऑक्सिन्स में कौन सी आती है। अदर नेचुरल ऑक्सिन्स में कौन सी आएंगी? अदर नेचुरल ऑक्सिन्स में आएंगी आपकी, याद रखना, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। बट ब्यूटायरिक एसिड का टर्म यूज़ कर लेना, दैट इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो है वो दोनों टर्म्स में आ सकती है। दैट कैन बी अ सिंथेटिक ऑक्सिन, दैट कैन बी अ नेचुरल ऑक्सिन। ये याद रखना, थोड़ा सा इसमें जो है कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसीलिए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड इज़ नेचुरल एज वेज अ सिंथेटिक ऑक्सिन। उसके अलावा NaA नैफ्थलिक एसिड जो है, और 2,4-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, नैफ्थलिक एसिड और 2,4-डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो होते हैं, ये सारे के सारे सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन में क्या है? 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-D जिसे आप कहते हैं कि इफेक्टिव वीडीसाइड होता है, तो 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है, या इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, ये एक्स्ट्रा हैं, ये आप याद कर लेना। इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, आपको पता IBA एक नेचुरल एज वेल सिंथेटिक एसिड है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। उसके अलावा IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी एक जो है वो सिंथेटिक ऑक्सिन है। और आपको पता है IBA नैफ्थलिनिक एसिटिक एसिड, ये भी सिंथेटिक ऑक्सिन है। अब याद रखना, जो ये वीडीसाइड्स हैं, एक्चुअली में जो 2 वीडीसाइड हैं, आपको पता है वीडीसाइड क्या होते हैं, जो वीड्स को किल करते हैं, तो हमें पता है 2,4-D और 2,4,5-T, दीज दो वीडीसाइड्स आर कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज। इनके कलर के हिसाब से, इनके वीडीसाइड इफेक्ट के हिसाब से इन्हें कहते हैं एजेंट ऑरेंज। ये एजेंट ऑरेंज है, यानी कि ये ऑरेंज कलर का जो है कंपाउंड बनाते हैं। दे आर द इफेक्टिव वीडीसाइड्स, इसीलिए इसे एजेंट कहते हैं, एजेंट ऑरेंज। तो कई बार पूछ लेते हैं एजेंट ऑरेंज कौन सी टर्म के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ यूज फॉर 2,4-D एंड 2,4,5-T। अब इसकी सिंथेसिस पे बात करते हैं। दिस सिंथेसिस पे बात करेंगे तो ये जो हैं कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? इंथेसाइज होते हैं, ये आपको पता है, शूट एंड रूट टिप। बट अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो ये रूट टिप पे
कम सिंथेसाइज होते हैं और शूट टिप पे ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं। लीफ प्राइमोर्डिया मतलब लीफ के जो प्राइमोर्डियल एपिकल सेल्स हैं उन पे, लीफ प्राइमोर्डिया पे होते हैं, ये लीफ के एपिकल सेल्स पर होते हैं। देन सीड्स पर डेवलपिंग, जो सीड्स हैं वो बर्ड्स या एम्ब्रियो से सीड्स जो डेवलप हो रही हैं, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, बर्ड्स डेवलप हो रही हैं, जो डेवलपिंग रीजन के पार्ट्स हैं, जो डेवलपिंग बेसिकली ग्रोइंग रीजन्स के पार्ट हैं उन पे। और अब जो है वो किस लिए या किस प्रिकर्सर से, मतलब उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इन डेवलपिंग रीजन्स में कि वो डेवलप होती हैं। तो ट्रिप्टोफैन नाम की अमीनो एसिड, आपने पढ़ा है ना, ट्रिप्टोफैन नाम की अमीनो एसिड से ये डेवलप होते हैं। ट्रिप्टोफैन इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द ऑक्सिन, ट्रिप्टोफैन से ये डेवलप होते हैं। और उसके बाद फाइनली जो ये मूव करते हैं तो ये जो है वो क्या करते हैं, पोलर मूवमेंट शो करते हैं। पोलर मूवमेंट का मतलब ये है कि दे माइग्रेट, पोलर मूवमेंट का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, कभी कभी शूट टिप पे मिलते हैं तो ये शूट टिप से ऑल पार्ट्स, यानी यहाँ भी शूट टिप से माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक रीजन, या फिर ये रूट टिप, यहाँ पर आपका रूट टिप होता है, इस रूट टिप से माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स द स्पेसिफिक पार्ट्स। तो इसको आप कहते हैं कि ये रूट टिप से माइग्रेट करेंगे तो ये स्पेसिफिक मूवमेंट शो करते हैं, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रीजन से मूवमेंट शो करते हैं, तो ये पोलर मूवमेंट। बस आपको ये टर्म्स याद करनी है, ये पोलर मूवमेंट की कौन सा हार्मोन पोलर मूवमेंट करता है, कौन सा नॉन पोलर करता है, तो ये पोलर मूवमेंट शो करते हैं, ये पोलर मूवमेंट शो करते हैं। तो अगर हमने दे हेल्प इन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, रूटिंग्स जो है स्टेम कटिंग में इनिशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि ये रूट से क्या करते हैं, पोलर मूवमेंट करके ड्यूवर्ड्स द ग्रेविटी सेटल डाउन होते हैं और उसकी वजह से नीचे की तरफ रूट की मूवमेंट करते हैं, जिसे आप कहते हैं जियोट्रॉफिज्म। अब हम जियोट्रॉफिज्म का फिनोमिना समझें तो ये आपका जो है एक जो है, आपने बोला कि जियोट्रॉफिज्म में क्या है, हमें पता है कि शूट और रूट की मूवमेंट इस तरीके से होती है दैट द रूट इज मूव टूवर्ड्स द जो है डाउन जियोट्रॉफिज्म यानी ग्रेविटी की तरफ, और शूट ऐसे कैसे मूव करती है। हमने बोला पहले तो क्या करेगा, सारा का सारा जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, टूवर्ड्स द जो है फुल प्लांट बॉडी में एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में जो है इकट्ठा हो जाएगा। फिर ड्यू टू द मूवमेंट की वो भारी होता है, वो अपने आप को क्या करेगा, एक तरफ सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा, एक तरफ सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा तो वो इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो वो इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को ग्रो करने की कोशिश करेगा, इस वाले पार्ट को एक्सेस ग्रोथ मिल जाएगी। तो ये एक्सेस ग्रोथ इस वजह से इसके प्लांट में जो है एक्सेस ग्रोथ होना लग जाएगी, और एक्सेस ग्रोथ की वजह से, और यहाँ पर जो है क्योंकि कम ऑक्सीजन है तो यहाँ की ग्रोथ इस तरीके से होने लग जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये एक्सेस ग्रोथ की वजह से इस तरीके से मुड़ना शुरू कर देगा और ये इसको ओवरकम कर देगा क्योंकि ये एक्सेस ग्रोथ करेगा। ये यहाँ पर क्योंकि ग्रोथ एक्सेस है तो यहाँ पर ये ग्रोथ एक्सेस हो जाएगी, ये ग्रोथ कम होगी, ये ग्रोथ एक्सेस होगी, ये ग्रोथ कम होगी डायरेक्टली, तो ये भारीपन की वजह से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये यूनिलेटरल ये जो है ये मूवमेंट होती है जिसमें ये क्या करता है, टूवर्ड्स द फोटोट्रॉफिज्म शो करता है और ये जो है वो जियोट्रॉफिज्म शो करता है। तो इस तरीके से ये ग्रेविटी की मूवमेंट को शो करते हैं रूट और स्टेम की कटिंग्स में। अब हमने बताया कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं, फंक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कुछ जो है। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि ये सेल टू सेल डिफ्यूज़ करते हैं, ये सेल टू सेल डिफ्यूज़ करते हैं, सेल टू सेल मतलब एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स के थ्रू ये सेल टू सेल डिफ्यूज़ करते हैं, बट नॉट थ्रू द वेस्कुलर बंडल्स। ये वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं करते, वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू ये डिफ्यूज़ नहीं करते, ये डायरेक्टली सेल टू सेल डिफ्यूज़ करते हैं। उसके बाद मुझे आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले मैं आपको डिफ़ाइन करना है पोलैरिटी क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगी। तो ये सेल टू सेल मूव करते हैं, वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम थ्रू एफ्लोएम के थ्रू मूव नहीं करते हैं। कुछ ऑक्सिन्स के इनहिबिटर्स होते हैं जिसे आप एंटी ऑक्सिन्स कहते हैं, ऑक्सिन की प्रोडक्शन में इनहिबिशन करते हैं, जिसे आप कहते हैं कि ये ऑक्सिन इनहिबिटर्स हैं, जिसे आप PCIB मेन इनहिबिटर है PCIB, पी क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटायरिक एसिड, पी क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटायरिक एसिड। और
जो है ट्राइक्लोरो आइडोब्यूटारिक एसिड, ट्राइक्लोरो, टीबा कहते हैं जिसे, पीबा, PCIB और टीबा, ट्राइक्लोरो आइडोब्यूटारिक एसिड, ठीक है ना, आइडोबेंजोइक एसिड, सॉरी, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, ट्राई मतलब 2 3 5, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, और पैरा क्लोरोआइडो जो है ब्यूटायरिक एसिड। ये आपके 2 इनहिबिटर्स हैं ऑक्सिन की प्रमोशन को बंद करते हैं। उसके बाद आप ऑक्सिन के फंक्शंस पढ़ते हैं। ऑक्सिन के फंक्शन में क्या करता है, पहले तो जैसे कि आपने यहाँ दे रखा है दैट्स ऑक्सिन जो है वो सेल की एलोंगेशन में हेल्प करता है, सेल की एलोंगेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली सेल एलोंगेशन में वो क्या करता है हमें पता है। पहले सेल में क्या होता, वैक्यूल का साइज ये था, ये आपका DNA था, यानी ये आपका जेनेटिक मटेरियल था। जैसे इस पे ऑक्सिन ट्रीट करा तो ऑक्सिन ने क्या करा, इसका सेल का साइज बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा कर दिया, इसके अंदर सेल वैक्यूल का साइज बड़ा कर दिया, और कंपोनेंट इंक्रीज नहीं करता। ये बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है वो हाइड्रोजन आयंस, अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लिए कि ये हाइड्रोजन आयन पंप को शुरू कर देता है, और हाइड्रोजन आयन पंप को शुरू करने की वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की लगातार जो है वो एंट्री कराता है, और एंट्री परमिएबिलिटी मतलब सेल सेप की अंदर हाइड्रोजन आयंस की परमिएबिलिटी करवाता है सेल के अंदर, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस के साथ साथ वाटर की भी मूवमेंट होती है, और वाटर की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो टर्जिड हो जाएगा सेल, और टर्जिड हो जाएगा सेल तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेल के अंदर वैक्यूल्स टर्जिड हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और जिसकी वजह से सेल एलोंगेट हो जाएगा इस तरीके से। और इस काम में यानी हाइड्रोजन आयन के पंप को शुरू करने के फॉर्म में हमें काम जो करती है वो काम करती है एक्सपेंसन प्रोटीन, एक्सपेंसिन प्रोटीन, एक्चुअली एक्सपेंसिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगी, वैक्यूल का साइज बड़ा कर देगी। ये है आपका फर्स्ट फॉर्म। फिर है एपिकल डोमिनेंस, जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, ये क्या करता है, एपिकल बर्ड्स को, ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स, जिसकी वजह से लेटरल या एक्सिलरी मेरिस्टम जो है वो इनहिबिट हो जाता है, और इसकी वजह से हमें लगातार जो है शूट टिप को रिमूव करते रहना चाहिए ताकि लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ हो जाए। तभी हम क्या करते हैं, ग्रासेस वगैरह में या फिर जो आपकी झाड़ियों वाले प्लांट्स हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली उसकी शूट टिप को काटते रहते हैं ताकि उसकी लेटरल बर्ड्स रिमूव हो जाएं, उसकी एपिकल बर्ड्स रिमूव हो जाएं, और उसकी लेटरल बर्ड्स जो हैं वो फैलना शुरू कर दें। हालांकि जो है वो इस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एपिकल बर्ड्स का, कि एपिकल बर्ड्स की यानी कि एपिकल बर्ड्स को प्रमोट करना और लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट करना, इस चीज़ का एक पॉजिटिव यूज़ ये है। और ये प्रमोट कौन सा, बेसिकली कौन सा ऑक्सिन करता है, तो ये NAA नैफ्थेलिनिक एसिड हार्मोन करता है, जिसमें क्या करता है आपका जो है वो स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स ऑफ आइज जिसे कहते हैं ना पोटैटो की, उस स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है, यानी लेटरल बर्ड्स को प्रिवेंट करता है जो है वो नैफ्थेलिनिक एसिड, जिसकी वजह से हम जो है आलू को कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ दैट आइज लेटरल बर्ड्स। दैट इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस एडवांटेज। तो एडवांटेज आप ज़रूर याद रखना। अब हमें पता है ये क्या करता है, एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, एब्सिशन लेयर को या फिर आइसोलेशन लेयर कहते हैं जिसे, उसको प्रिवेंट करता है। मतलब ये क्या करता है, फूड्स की अर्ली राइपनिंग, क्योंकि आप एक्चुअली में क्या है, ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को प्रमोट नहीं करता, ये सेल के ग्रोथ फेज को प्रमोट करता है। तो जब आपका सेल का ग्रोथ फेज लंबा चलेगा, मतलब सेल में ज़्यादा एलोंगेशन होगी, सेल की लंबाई बढ़ेगी, जो है सेल के अंदर ज़्यादा जो है मेटाबॉलिज्म होगा, तो इस चीज़ को प्रमोट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा, मतलब लीव्स को इतनी जल्दी गिरने नहीं देगा, लीव्स को जो है सेल की एलोंगेशन से बनाएगा, धीरे धीरे लीव बड जो है लीव के अंदर प्राइमोर्डियल फॉर्म करेगा, फिर लीव सेल्स को एलोंगेट करेगा, तो बड़ी बड़ी लीव्स बनाने की कोशिश करेगा एक्चुअली में। और इसके अंदर आपका IAA और NAA इंडोल एसिटिक एसिड और नैफ्थेलिनिक एसिड कंट्रोल करता है। फिर वीड कंट्रोल आपको पता है एजेंट ऑरेंज करते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। रूट की डिफ्रेंसिएशन हालांकि शूट से कम होती है, बट फिर भी ये रूट की डिफ्रेंसिएशन काफ़ी अमाउंट तक करता है। रोज़ में जैसे कि हम देखने को मिलता है हमें रूट की डिफ्रेंसिएशन IBA, जो कि एक सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल ऑक्सिन है। लॉजिंग को कंट्रोल करता है। लॉजिंग को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि एक ही जगह पर जो है वो डिविजन्स नहीं होती, तो इसलिए ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है सबको। फिर उसके बाद है फ्लावरिंग।
फ्लावरिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि इसका मिक्स्ड इफेक्ट आता है फ्लावरिंग में। कहीं पर ये फ्लावरिंग को थोड़ा बहुत प्रमोट करता है, कहीं पर ये फ्लावरिंग को जो है वो प्रोटेक्ट करता है या डिले करता है। जैसे कि हम ये कहते हैं प्रमोट जो करता है वो आपको कॉटन में मिलेगा कि कॉटन सीड्स में से कॉटन निकलेगा तो कॉटन फ्लावर निकलेगा तो दैट इज़ प्रमोशन। और पाइनएप्पल में भी प्रमोशन करता है फ्लावरिंग में। और जो डिलेज करता है वो लेट्यूस में ये डिले करता है, एक्चुअली लेट्यूस में ये डिले करता है। तो हम ये कहते हैं किसी में ये प्रमोशन करता है, किसी में ये डिले करता है। फिर एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है दैट इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इम्पॉर्टेंटली एक उसकी तरह एक्ट करता है कि सीडलेस प्लांट्स की प्रोडक्शन आपने करनी हो तो उसके अंदर। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने पढ़ा ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन, सेल डिवीजन में जो ये जाइलम की डिफ्रेंसिएशन को कंट्रोल करता है। मतलब क्या करता है कि सेल डिवीजन जाइलम को डिफ्रेंशिएट होने से कंट्रोल करता है, अर्ली डिफ्रेंसिएशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से साइलम डिवाइड करता है, मोर डिविजन्स होती हैं और मोर जो है डेवलपमेंट्स होती हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ की डिवीजन में हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, ये आपको बता दिया मैंने। हर्बिसाइड्स की तरह एक्ट करता है ये, डाइकॉट वीड्स को जो है प्रिवेंट करता है ये। जबकि मैच्योर, ये देखो याद रखना इसमें किसने बोला, मैच्योर मोनोकॉट्स में इसका इफेक्ट बहुत लेस देखने को मिलता है बट डाइकॉट्स में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब कुछ पॉइंट्स जो एनसीईआरटी ने नहीं बता रखे हैं, सेक्स एक्सप्रेशन कि ड्यू टू ऑक्सिन की छिड़काव से ये किस तरीके के सेक्स को प्रमोट करता है, तो ये फेमिनिज्म को प्रमोट करता है। फेमिनिज्म मतलब फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। जैसे NAA क्या करेगा आपके अंदर, आपके प्लांट्स के अंदर फेमिनिज्म प्रमोट करेगा, फीमेल फ्लावर्स। और हमने ये किस में देखा, क्यूकरबिटा में देखा। क्यूकरबिटा में क्या कर देखा हमने कि फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। इवन NAA अगर मेल इन्फ्लोरोसेंस में करा तो हमने मेल इन्फ्लोरोसेंस में देखा कि मेल इन्फ्लोरोसेंस होने के बावजूद भी उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि वो एक हर्मेफ्रोडाइट इन्फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। तो हर्मेफ्रोडाइट इन्फ्लोरोसेंस इन मेज, जिसमें मेल में मेल इन्फ्लोरोसेंस में फीमेल सेल्स या फीमेल जो है पार्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली बात है सेल डिवीजन प्रमोट करता है, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट इफेक्ट है जिसके अंदर हम कहते हैं हीलिंग इफेक्ट भी है, क्योंकि हीलिंग क्या करता है, डेड और डिकेड सेल को रिपेयर करता है, तो ये इफेक्ट भी होगा। जब सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो नोड्यूल्स हैं वो क्या हैं, कुछ नहीं है, सेल का डिविजन्स हैं ड्यू टू इंडक्शन ऑफ सम केमिकल्स, तो नोड्यूल फॉर्मेशन भी ये करेगा। ऑब्वियस ही बात है सेल का इलोंगेशन कर रहा है तो ज़्यादा ATP खर्च कर रहा है तो रेस्पिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा, तो ड्यू टू ऑक्सिन मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें होती हैं इसके एक्स्ट्रा एक्सिलरी या एक्स्ट्रा फंक्शंस जो होते हैं। फिर फर्स्टली ऑक्जेनोमीटर, आर्क ऑक्जेनोमीटर, एक्चुअली इट इज़ द टर्म आर्क ऑक्जेनोमीटर। सबसे पहले आर्क ऑक्जेनोमीटर से हमने जो है ऑक्सिन की अमाउंट की या मेजरमेंट करी थी प्लांट्स के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया जेसी बोस। जेसी बोस ने क्या करा, हमें जेसी बोस ने एक हमें ग्राफ दिया जिसे आप कहते हैं क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ में क्या करा हमने, क्रिस्कोग्राफ में हमने ही जेसी बोस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसने क्रिस्कोग्राफ के थ्रू जो है एक्यूरेट मेजरमेंट दी प्लांट्स के अंदर ऑक्सिन की एनवायरनमेंट की। ये था हमारा ऑक्सिन। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रोथ प्रमोटर जिसे आप कहते हैं जिबेरलिन्स। जिबेरलिन्स आर अनदर प्लांट हार्मोन्स रेगुलेटर। अब इसकी डिस्कवरी की पहले बात करते हैं। डिस्कवरी की बात करेंगे तो हमने बोला था कि जापान में क्या करा था, एक डिजीज़ फॉर्म हो गई थी, जापान में एक डिजीज़ हो गई थी जिसमें क्या हो गया था, जिसमें राइस का जो स्टेम था ना वो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग सीडलिंग्स तो उसने बहुत कम प्रोड्यूस करे थे, बहुत कम, बट उसकी स्टेम जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, बहुत लंबे राइस के राइस के प्लांट्स हो गए थे। और उनमें पौधे उसके नाम पर अगर हम ये देखें कि सीड्स के नाम पर बहुत थोड़ी, और उन सीड्स में क्या था, ज़्यादा सा जो है न्यूट्रिशनल मटेरियल भी नहीं था। तो जापान में उस सीडलिंग को फुलिश सीडलिंग कहना शुरू कर दिया, उन राइस सीडलिंग्स को। तो वो फुलिश सीडलिंग उन्होंने बोला इस पर जो है वो इस पर कर्स हो गया, इस पर मतलब ये कहते हैं ना
इस पर किसी की बददुआ लग गई है, तो उस टाइप का उन्होंने वो करा। लेकिन बाद में पता लगा कि उस पर एक और उस डिजीज़ को जो है फर्दर एक साइंटिस्ट ने ई कर्सोनोवा ने जो है, जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, इसने इसे जो है इसे कहा कि ये बकैन डिजीज़ है। फुली सीडलिंग डिजीज़ को बकैन डिजीज़, बकैनी डिजीज़ कहा एक्चुअली इसने, बकैनी डिजीज़ है। और ये फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुराई की वजह से होती है। ये फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुराई की वजह से होती है। ये फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुराई की वजह से होती है। जिब्रेला फ्यूजिकुराई को आप फ्यूसेरियम मोनेलिफॉर्म भी कहते हैं। एक और इसका नाम है फ्यूसेरियम मोनेलिफॉर्म। इस फंगस की वजह से हो रही है जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुरोम जो होता है। और इसके अंदर हमने अलग अलग तरीके के जिब्रेलिक एसिड, 15 अलग अलग तरीके के जिब्रेलिक एसिड आइसोलेट किए। और ये हमें क्या कहता है, इसकी वजह से क्यों ये राइस के स्टेम लंबी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये इंटरनोडल एलोंगेशन करता है। अब ये इंटरनोडल एलोंगेशन करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनोडल एलोंगेशन की वजह से जो है वो स्टेम की लेंथ बढ़ना शुरू करेगी। यानी कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो है, हम ये कहते हैं दो नोड्स मतलब जहाँ पर दो ब्रांचेस लगती हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इंटरनोड होता है। तो बेसिकली ये इंटरनोड को लंबा करके राइस के प्लांट को बड़ा कर रखा था। बट सीडलिंग जो थी वो टॉप पे थोड़ी बहुत लगती थी, जिसकी वजह से हमने कहा था वो भी इतनी न्यूट्रिटिव नहीं थी। तो इसीलिए हम ये कहते थे कि ये फ्यूज जो है ये क्या करता है, जिब्रेलिया फ्यूजिकुराई जो है ये जो है इसकी वजह से हमें जो है राइस की सीडलिंग की प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रही थी। अब ये हम ये कहते हैं कि ये भी क्या होती हैं, हम ये कहते हैं कि ये भी एक वीक एसिड सबस्ट्रक्चर होती है। वीक एसिड स्ट्रक्चर होते हैं, वीक एसिड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें गिबेन रिंग होती है। जैसे उसमें डायोक्सिन रिंग थी, याद रखना, इसमें गिबेन रिंग होती है। जिसमें भी गिबेन रिंग होगी उसके अंदर, और ये वीक एसिडिक स्ट्रक्चर के होते हैं क्योंकि इसके एक स्ट्रक्चर में, एक ग्रुप में COOH है, तो इसीलिए ये वीक एसिड स्ट्रक्चर्स हैं कंटेनिंग गिबेन रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो है ये फंगस में से आइसोलेट किसने किया था, इनके अलावा दो और साइंटिस्ट थे जिसे आप कहते हैं योबूटा और दूसरा साइंटिस्ट है सुमिकी। यबूटा और सुमिकी अलॉन्ग विद द GE करोसोवा, इनके साथ मिलकर इसने जिब्रेलिक एसिड 3 बनाया था। इसको इसने नाम दिया था GA